नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि थंबनेल में शो कर रहा है कि आज मैं यूपीएसआई के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मॉडल पेपर 11 कराने जा रहा हूँ। 1 से 10 मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। देखिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मतलब ये होता है कि लेवल और पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है। तो मुझे जो लगता है कि जिन क्वेश्चन को कराने से आपको हेल्प मिल सकता है वो क्वेश्चन मैं उठाता हूँ। सबसे पहले मैं खुद के बारे में बता दूं, मेरा नाम राहुल है। मैं आप सबकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ। रिसेंटली मेरे आरआरबी एनटीपीसी में 73 मार्क्स आ रहे हैं। यूपी ट्रिपल एसी पीटी में 1.5 आ रहे हैं। सीपीयू रिटन मैंने 2 बार निकाला है। फिजिकल में दोनों बार नहीं जा पाया क्योंकि मैं खुद को उस लेवल का नहीं मानता या फिर नहीं हूँ कि रिटन फिजिकल पढ़ना पढ़ाना सारी चीज़ों को मैं एक साथ मैनेज कर सकूँ। इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिटन भी मैंने निकाला है। डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आना बाकी है और मैं आप सबकी तरह एक हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट हूँ। यूपीएसआई का फॉर्म मैंने भी डाल रखा है। तो हम सब मेहनत करके इस एग्जाम को जरूर क्रैक करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये प्रीवियस सीरीज है और लगभग चैनल हमने 15-20 दिन पहले ही बनाया है और काफी कंटेंट हम डाल चुके हैं। चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे डीएफडबलसीआईएल हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एमटीएससी हो, आगे भी डालते रहेंगे। अब तो आपको इंग्लिश, रीजनिंग, इवन जीएस के भी कंटेंट हम डालना शुरू करेंगे। तो प्रीवियस सीरीज में हम आपको वो चीजें बताएंगे जिससे आप एग्जाम में समय बचा सकें। बेसिक से हम आपको एकदम नहीं बता सकते क्योंकि इससे आप ही का नुकसान है, क्योंकि कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि कुछ ही दिनों बाद हमारा एग्जाम है। जब हम चैप्टर वाइज चीजों को शुरू करेंगे, जो कि जल्द ही करने वाले हैं 2 से 3 दिनों में ही, उसमें परसेंटेज से लेकर पूरा एडवांस हम कराएंगे। तो उसमें काफी चीजें आपको बताई जाएंगी, छोटी से लेकर बड़ी चीजें। लेकिन यहाँ आपको वो चीजें बताई जाएंगी जिससे आप एग्जाम में समय बचा सकें। क्योंकि एज ए स्टूडेंट मुझे भी पता है कि हम किन क्वेश्चन में समय बर्बाद करके पूरा पेपर खराब कर लेते हैं। बाकी कुछ स्टूडेंट ने कहा कि क्वेश्चन को हिंदी में भी मैं लाया करूं, तो वो मैं अब ला चुका हूं। तो अब उन्हें भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करे कि मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 5% above its cost price. If he had bought it at 5% less and sold it at rupees 2 less, he would have gained 10%. The cost price of the article is. कह रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 5% कॉस्ट प्राइस से 5% ऊपर पे बेचता है। अगर वो 5% कम पे खरीदता और 2 रुपए कम पे बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। आप उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बता दो। अच्छे से समझिएगा। उसने सोच क्या रखा होगा, वो जो भी मनुष्य है उसने क्या सोच रखा होगा कि अगर मैं आर्टिकल को 100x में खरीदूं तो मुझे भाई 105x में बेचना पड़ेगा, तभी मैं 5% का लाभ कमा सकता हूं। लेकिन हुआ ये कि 5% कम पे भी उसने खरीदा, मतलब अगर उसने 95x पे भी खरीद लिया ना और इसे 2 रुपए कम पे बेच दिया, मतलब 105x माइनस 2 पे, तो उसे जो है 10% का लाभ हो गया। 10% का लाभ तो इसी पे होगा, तो इसका 10% 9.5, 10 हो जाएगा 105 और 0.5 कम करना पड़ेगा, मतलब 104.5 x की वैल्यू ये दी हुई है। इससे क्या मिला आपको, 0.5x 2 मिल गया, मतलब x 4 मिल गया, तो 100x कितना होगा, 400 होगा। वही तो पूछ रहा है। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि ड्यू टू बैड वेदर एन एयरप्लेन reduced its speed by 300 km per hour and reached the destination of 1200 km late by 2 hours. Then the scheduled duration of the flight was. कह रहा है कि खराब मौसम के कारण जो है एक हवाई जहाज ने अपनी गति 300 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी और 1200 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे देरी से वो पहुंचा। तो स्टार्टिंग का टाइम क्या था, उड़ान की निर्धारित अवधि क्या थी, जो शुरू का टाइम था। अच्छे से समझिएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको काफी फॉर्मूला बताया जाता है, क्या क्या तरीका बताया जाता है, एक तरह से आपको मेथड थोपा जाता है, जबकि कुछ होता नहीं है इसमें। देखिए, यहां आपको दी हुई है दूरी 1200 किलोमीटर। अच्छे से समझिएगा, ये दूरी कैसे आया है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, मतलब इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि 1200 गुना 1, अगर मैं मानूं कि स्पीड 1200 है, टाइम 1 है, तो ब्रेक कर दिया मैंने, तो क्या ये सही है, तो मैं देख लेता हूं ना। अगर मैं घटाया 900 इसे किया, टाइम को 2 घंटे से बढ़ाना पड़ा, क्या दोनों बराबर हुआ, तो यहाँ 9 27 12 नहीं हो पाया, मतलब ये नहीं है। इसके जस्ट पीछे क्या है, तो इसके जस्ट पीछे यहां से 2 मैं ट्रांसफर करूंगा, तो ये 600 गुना 2 हो जाएगा। क्या ये सही है, देख लेता हूं। तो यहां मैं अगर 300 किया, 2 बढ़ाना पड़ेगा इंटू 4,
हो गया ना, तो हाँ ठीक है, तो बस मतलब क्या, चढ़ती हैं 12 6 दूनी 12, तो बस स्टार्टिंग टाइम पूछ रहा है तो 2। आपके पास सब आ गया, इससे आपके पास सारा डेटा आ गया। तो स्टार्टिंग टाइम आ गया, अंतिम का टाइम आ गया, स्टार्टिंग की स्पीड आ गई, उसके बाद की स्पीड आ गई, तो बस आपने ब्रेक किया और डायरेक्ट निकाल दिया। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन मैंने लिया ही है ताकि इससे आपको और क्लैरिटी मिल जाए उस टाइप पे। क्वेश्चन कर रहा है कि ए ट्रेन हैज बीन स्टॉप्ड फॉर 6 मिनट्स, नेक्स्ट स्टेशन इज 36 किलोमीटर अवे, टू रीच द स्टेशन ऑन शेड्यूल्ड टाइम द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन। कह रहा है कि एक ट्रेन को 6 मिनट के लिए रोका गया, अगला स्टेशन 36 किलोमीटर की दूरी पे है, अब उसे निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाना पड़ता है स्पीड। तो स्टार्टिंग में स्पीड क्या होगा, ठीक है, फिर वही बात, दूरी कितनी है, तो 36 किलोमीटर, बैठाइए इसे। पहला केस क्या है कि ये 36 गुना 1 ही है, क्या ये सही है, एक बार देखते हैं। तो इसमें मैं घटा 4 बढ़ाता हूं, तो ये 40। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई मेरे, अब 6 मिनट के लिए रुक चुकी है, तो भाई 6 मिनट कम ही टाइम पे पूरा करना पड़ेगा, मतलब 54 मिनट में। तो इसको कन्वर्ट कीजिएगा आवर्स में, तो ये 54/60 हो जाएगा। एक बार थोड़ा काटिए ना, 6 से 9, 6 से 10, 10 से 4, देखिए ये भी 36 आ गया, मतलब यही है, मतलब ये स्पीड था, पूछ रहा है स्पीड। खत्म, आपके पास फिर वही बात है, सब आ गया, टाइम भी आ गया, सब आ गया, इनिशियल फाइनल, बस आपने ब्रेक किया, आ गया, टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years ऑन द प्रिंसिपल दैट yields a सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹9450 फॉर 3 years एट 7% पर एनम। करा है कि हिंदी आप देख ही रहे हैं, मूलधन पे 7% प्रति वर्ष वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो कि 7% प्रति वर्ष की दर से 3 साल के लिए 9,450 रुपए का साधारण ब्याज देता है। ठीक है, देखिए ये 3 साल के लिए रेट वेट तो सब सेम है, चलिए ये 3 साल में जो है 9,450 देता है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट तो सीधा साधा होता है, हर साल सेम होता है, प्रत्येक साल कितना होगा देख लेते हैं कितना होगा। तो देखिए कितना होगा, 3 तिहाई 9, 15 तिहाई 45 और 1 जीरो और, हर साल इतना है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के लिए। देखिए पहले साल में तो इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती होती है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी उतना ही होता है, लेकिन अब अगले साल से उड़ान भरने लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या उड़ान भरता है, तो ये 7% से बढ़ जाएगा अगले साल। इसका 7% कितना होगा एक बार देख लेते हैं। तो भाई मेरे ये 7 5 35, 10 22 पॉइंट एडजस्ट करना है, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास 220.5। समझे ना मैंने क्या किया, देखिए ऐसे पॉइंट एडजस्ट करने में कुछ नहीं होता है। आपको 10% दिख रहा है 315, तो 7% जब भी होगा 220.5 ही होगा, तो बस आप 7 से गुना कीजिए, उसके बाद पॉइंट तो आप कॉमन सेंस से एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सामान्य परिस्थिति में भाई मेरे ये कितना होता है 2 साल के लिए, तो ये 2 साल के लिए 31, ये 62 और ये 50, 63, ये 6300 होता, लेकिन नहीं, इसे कह रहा है 220.5 मुझे और चाहिए, मतलब कितना हो गया यार, 65 20.5 हो गया। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि द एवरेज ऑफ 18 नंबर्स इज 37.5, if 6 numbers of average x are added to them then the average of all the numbers increases by 1, the value of x is। कह रहा है कि 18 संख्याओं का औसत 37.5 है, यदि उनमें औसत x की 6 संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो सभी संख्याओं का औसत 1 बढ़ जाता है, तो x का आप मान बता दो। अच्छे से समझिएगा, देखिए ये 18 संख्याएं थी, इनका औसत 37.5 था, 6 नंबर आ गए, उनके कारण क्या हुआ अब अच्छे से समझिएगा। ये जो 37.5 इनका औसत है 18 का, अब 6 आ गए, देखिए ये जो 6 आ गए, अगर ये 37.5 ही होते तब तो एवरेज में कोई फर्क ही नहीं होता, लेकिन नहीं ऐसा हुआ, इनके आ जाने से अब टोटल संख्या कितनी है 24, और एवरेज 1 से बढ़ गया है, मतलब टोटल कितने से बढ़ गया, 24 से बढ़ गया है। अगर ये वहीं का वहीं रहते तब तो बात बन जाता, लेकिन इसका मतलब वो ज्यादा है, तो सम उनका 24 से ज्यादा है, तो एवरेज कितने से ज्यादा है, कितने संख्याएं थे वो भाई 6 संख्याएं थे, टोटल कितना है 24, तो बस हो गया। तो ये क्या हुआ 37 और 4 41 और 0.5 उसके साथ,
टिक कीजिए, आगे बढ़िए। तो ऐसे आप लॉजिक से काफी आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा ना, उसमें बड़े बड़े सवाल एवरेज के हो, चाहे प्रॉफिट लॉस के, चाहे परसेंटेज के, चाहे सीआईएसआई, चाहे टाइम स्पीड डिस्टेंस, चाहे टाइम एंड वर्क, पूरा अरिथमेटिक आप ऐसे लॉजिक से बिना फॉर्मूला कर सकते हैं। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन करा है कि कमल किशोर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹6800 एंड incurred a loss. Had he sold the article for ₹7850, his gain would have been equal to half of the amount of loss that he incurred earlier. At what price should he sell the article to have 20% profit? करेक्ट। कमल किशोर ने एक वस्तु को 6800 रुपए में बेचा और उसे हानि हुई। यदि उसने वस्तु को 7850 रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पहले हुए नुकसान की आधी राशि के बराबर होता। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? अच्छे से समझिएगा। देखिए, कमल किशोर भाई साहब ने पहले तो उस चीज को क्या है 6800 में बेचा, तो हो गया उनको नुकसान। बेचा 6800 में, हो गया नुकसान, मतलब सीपी ज्यादा है, तो सीपी इधर कहीं होगा इससे ज्यादा। अब कमल किशोर भाई साहब अगर उसको 7850 में करते हैं तो लाभ होता है, मतलब जो बेचा वो सीपी से इस बार ज्यादा है। समझते हैं ना बातों को? ठीक है। अब देखिएगा हुआ क्या। अगर ये कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो लाभ हुआ ना भाई मेरे, ये आधा है इस लॉस के, मतलब अगर ये 1 है यूनिट तो ये 2 यूनिट है। चलिए, ये पूरा रास्ता कितना हुआ? 3 यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? तो 7800 तो बना देगा भाई 1000 और 50, तो ये 3 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 1050। 1 यूनिट हो जाएगा कितना? 3 3 9 3 5 350। तो ये कितना हो जाएगा? मुझे सीपी पे पहुंचना है, तो ये 700 हो जाएगा। इसमें 700 में जोड़ दूं तो 7500 लेकर मैं सीपी पे पहुंच गया। लेकिन अभी मुझे 20% का लाभ भी कमाना है। चलिए, 75 दूनी होता है 150। अब समझिएगा, इसका 10% 750, मतलब क्या है? 20% 1500 है। बस हो गया। बोलाएंगे तो आप बस एक बार गुना कीजिए 75 में 150, पॉइंट तो आप कॉमन सेंस से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो भाई मेरे कमल किशोर को 9000 में बेचना पड़ेगा। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन करे कि सम ऑफ ₹8000 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम अमाउंट्स टू ₹9261 इन ए सर्टेन टाइम। Interest compounded half yearly. What will be the compound interest in rupees on the same sum for the same time at double the earlier rate of interest when interest is compounded annually? कह रहा है कि 10% प्रति वर्ष की दर से 8000 रुपए का निवेश एक निश्चित समय में 9261 रुपए हो जाता है। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो उसी राशि पर सामान्य समय के लिए पिछली ब्याज दर से दुगुना चक्रवर्ती ब्याज रुपए में कितना होगा? अच्छे से समझिएगा। देखिए, चीजें तो आपको ये दी हुई हैं कि आप जो है रेट भी आपके पास है, 8000 बढ़ के कितना हुआ ये भी आपको पता है। आपको ये नहीं पता चल रहा है टाइम कितना है। अच्छे से समझिएगा कि यहाँ 10% पर एनम है, लेकिन हाफ ईयरली हो चुका है, मतलब ये 5% की तरह काम करेगा। अच्छे से समझिएगा, 5% जब होता है तो मतलब क्या अमाउंट हो जाता है 105/100, मतलब क्या है भाई मेरे 21/20। अब मुझे ये दिखना है कि ये जो अमाउंट होगा प्रिंसिपल का हर साल 21/20 ऐसे ही होते जाएगा, ये कितना होगा? तो देखिए, मुझे दिख रहा है कि ये जो है 8000 बढ़ के 9261 हुआ है, मतलब किस फैक्टर पे आ गया है? मतलब ये हो गया है। समझ रहे हैं ना बातों को? तो ये देखिए, मुझे दिख रहा है कि ये 20 का क्यूब है, और यहां भी अगर आपको क्यूब याद है तो दिख ही गया 21 का है। नहीं भी याद है ना भाई मेरे, तो आपको ये चूंकि 20 का क्यूब दिख गया, ये एकदम 21 21 21 लास्ट डिजिट 1 है, तो आपको दिख जाना चाहिए कि ये 21 का ही क्यूब है, क्योंकि आप तो टाइम निकाल रहे हैं। आपको यहाँ क्यूब दिख गया, मतलब क्या है, यहाँ 3 साइकिल हुआ है। समझते हैं ना बातों को? अब देखिएगा, हाफ ईयरली है तो 3 साइकिल हुआ है, ईयरली होता तो भाई मेरे ये मतलब 1.5 ही साल होगा, तब ये 3 साइकिल हुआ होगा। समझते हैं ना बातों को? अब समझिएगा, यहां रेट तो दिया हुआ, अब कह रहा है कि सेम चीज रहे। अब आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वही है, टाइम मतलब 1.5 साल है, लेकिन आपको जो है रेट डबल होना चाहिए, मतलब अब 20% रेट है, 1.5 साल है, तो ये तो पूरे साल 20% हो जाएगा। अब हाफ ईयरली, अगले साल 10% के इक्विवेलेंट काम करेगा। समझते हैं ना बातों को? तो कितना हो जाएगा 30 प्लस आर स्क्वायर भी 200/100, मतलब 32%। अब कुछ नहीं करना है आपको, 8000 कितना बढ़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है। कंपाउंड निकाला 32 को 8 से कीजिए,
8 दूनी 16, 8 तेज हो गए 25, बस 256 वाला ऑप्शन क्या है, टिक कीजिए, आगे बढ़िए। तो ऐसे चीजों को आप बहुत इजीली कर सकते हैं, टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन करे कि मैन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 20% of the remaining on clothes and 10% of the remaining on education. If he spends, if he saves rupees 5760, then find the difference between the amount spent on clothes and amount spent on education. कर एक आदमी अपने आय का 20% भोजन पे, शेष का 20% कपड़ों पे और शेष का 10% शिक्षा पे खर्च करता है। यदि वो 5,760 रुपए बचाता है तो कपड़ों पर खर्च की गई राशि और शिक्षा पे खर्च की गई राशि के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अभी इसके जेब में कितने रुपए पड़े हैं, तो अभी इस भाई साहब की जेब में 5,760 रुपए पड़े हुए हैं। ठीक है, ये तो भाई सब खर्च वर्च करने के बाद का पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके जस्ट पीछे क्या हुआ था, इसके जस्ट पीछे उसने 10% एजुकेशन पे खर्च किया था। एट प्रेजेंट उसने सब पे खर्च करने के बाद बचा, इसके पीछे हुआ था कि 10% उसने जो है एजुकेशन पे खर्च किया था। मतलब क्या है, ये जो भी आया उसका 90% बचा, 10% खर्च कर दिया, अब उसका 90% बच के ये आया। इसके पीछे की कहानी क्या होगी, तो ये 90/100 होने के बाद आया, इसके जस्ट पीछे 100/90 होगा। समझते हैं ना बातों को, अब समझिएगा। इस पॉइंट पे जो है खर्च हो चुका है एजुकेशन पे भी, लेकिन ये जो पॉइंट आया पूरा, इस पे एजुकेशन पे खर्च नहीं हुआ, आप एक स्टेप पीछे चले गए। तो एजुकेशन पे कितना खर्च हुआ है, तो ये पूरा और ये उसका पूरा 10/9, मतलब क्या है, इसी का 1/9, तो बस 9 छुक 54, 640 हुए हैं एजुकेशन पे, हमें पता चल गया। चलिए, इसके पीछे क्या हुआ था, इसके पीछे आपने रिमेनिंग का 20% क्लॉज पे खर्च कर दिया था। ये जो पूरी कहानी आई है, ये उस पे खर्च होने के बाद की कहानी है, इसके पीछे जाते हैं। तो 20% खर्च कर दिया था, 80% बचा था, तो इंटू 80/100 होने के बाद ही आया है, तो इसके पीछे क्या होगा, इंटू 100/80 होगा। समझते हैं ना बातों को। तो फिर वही बात, ये पूरा होने के बाद और ये नहीं, उसके होने के पहले, तो क्लॉज पे कितना खर्च है, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 5/4, इस पूरे का 5/4 और ये पूरा 1 यूनिट, तो अंतर क्या है, 1/4। तो मतलब क्या है भाई मेरे, ये क्लॉज पे खर्च इसका 1/4 हुआ है। अब ये पूरा मिटा दीजिए, तो कर लीजिए एक बार, तो फिर तो वही बात होगी, ये तो आपको 9 से कटेगा तो वो जो काटे ही वहीं पे 640 होगा, और 4 से काटिएगा तो 160 होगा, 160 और इसके साथ एक जीरो, मतलब 1600। तो 1600 क्लॉज पे है, 640 एजुकेशन पे है, अंतर भाई मेरे 960 का है। तो टिक कीजिए, आगे बढ़िए। तो ऐसे आप लॉजिक से काफी इजीली इन चीजों को कर सकते हैं, बिना फॉर्मूला के, बिना मेथड थोपे गए। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करके देख लीजिएगा, बड़े बड़े सवाल ऐसे चुटकियों में आप कर लीजिएगा, बिना फॉर्मूला के, सिर्फ लॉजिक पे। पूरे प्लेलिस्ट में मैंने एक फॉर्मूला नहीं बताया है, और काफी अच्छे अच्छे सवाल, ऐसा भी नहीं कि मैं एक ही टाइप के सवाल पकड़ता हूँ, सारे तरह के सवाल मैं करा रहा हूँ। काफी ईमानदारी से हम लोग कंटेंट डाल रहे हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल लगभग 15-20 दिन पहले ही हमने बनाया और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। आगे हम चीजें, इंग्लिश की भी चीजें डालेंगे, रीजनिंग की भी, जीएस की भी। इंग्लिश में मेरे खुद सीजीएल मेंस में 2 बार रॉ स्कोर 180 से ऊपर आ चुके हैं, तो इंग्लिश का भी कंटेंट हम डालेंगे। काफी ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको अच्छा लगे तो। बाकी धन्यवाद आप सभी का।